नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास है और आप एग्जाम नीति का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वीडियो में बात करेंगे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा इस पूरे वीडियो को। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं सभी क्वेश्चन के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि आजकल आपको पता ही है कि करंट अफेयर्स जो पूछा जाता है एग्जाम में वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पूछा जाता है। तो सभी क्वेश्चन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मैं आपको बताते हुए चलूँगा, इसलिए आपको ये पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना है। और वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, उसका उत्तर आप कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको आता होगा तो। इसके अलावा इस वीडियो का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आज का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। आज के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि अगस्त 2020 में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण के 5वें संस्करण में या फिर सीधे बोल लीजिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में किस शहर को पहला स्थान मिला है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी बन के आ सकता है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में किस शहर को पहला स्थान मिला है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, यानी कि इंदौर। आप सभी लोगों को पता होगा कि इंदौर पड़ता है मध्य प्रदेश में, और इंदौर को लगातार चौथी बार देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। तो ये आप यहाँ से ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे यहाँ से बनेगा। इंदौर लगातार 2017 से चौथी बार स्वच्छ शहर चुना गया है, यानी कि 2017 में भी इसको सबसे स्वच्छ शहर चुना गया था भारत का, फिर 2018 में भी, फिर 2019 में भी और देन 2020 में भी। इस बार अगर देखा जाए तो दूसरे स्थान पे नवी मुंबई है, दूसरे स्थान पे सूरत है और तीसरे स्थान पे नवी मुंबई है। इसके अलावा विजयवाड़ा चौथे स्थान पे और अहमदाबाद 5वें स्थान पे है। यहाँ से ये क्वेश्चन अगर आपसे दूसरे फॉर्म में पूछा जाए, मान लीजिए एग्जाम में अगर क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा जाए तो ये कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर सबसे स्वच्छ शीर्ष सबसे स्वच्छ 5 शहरों में शामिल नहीं है। तो आपको ये 5 के नाम जरूर पता होने चाहिए। ये हमारे देश के सबसे स्वच्छ शहर हैं: इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, विजयवाड़ा और अहमदाबाद। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के अनुसार वाराणसी गंगा के किनारे बसा हुआ सबसे स्वच्छ शहर है, यानी कि गंगा के तट पर जो बसे हुए शहरों की अगर बात हिसाब से देखें तो वाराणसी जो है वो सबसे साफ शहर है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में जालंधर कैंट को सबसे स्वच्छ छावनी घोषित किया गया है, जबकि अगर हम इस तरीके से देखें कि 100 से ज़्यादा सब शहर जिस राज्य में हैं, अगर इस लिहाज से देखें तो इस कंडीशन में छत्तीसगढ़ पहले स्थान पे है। ठीक है, यानी कि छत्तीसगढ़ में 100 से ज़्यादा शहर हैं, और अगर 100 से ज़्यादा शहरों में सबसे स्वच्छ शहर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ आएगा, और 100 से कम शहरों वाला जो राज्य है अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो झारखंड है। ठीक है, यानी कि 100 से कम शहरों वाले राज्यों में सबसे साफ शहर जो है वो है झारखंड। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने जितने भी रेड कलर के कर रखे हैं ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और इनको बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा। अगर आप नोट्स बनाते हैं तो नोट्स बनाते वक्त इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, और आप भी जिस तरीके से मैंने इसको रेड कलर का कर रखा है उसी तरीके से आप भी किसी अलग पेन या फिर हाइलाइटर का इस्तेमाल करके इन चीज़ों को चिन्हित जरूर करिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है कि सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है। सद्भावना दिवस हर साल 20 अगस्त को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। 20 अगस्त 1944 को राजीव गांधी जी का जन्म हुआ था और 21 मई 1991 में इनकी हत्या कर दी गई थी। ये 1984 से 1989 तक 6वें प्रधानमंत्री रहे भारत के। तो जब 1991 में इनकी हत्या कर दी गई थी तो उसके बाद 1992 में, यानी कि इनकी हत्या के 1 साल बाद सद्भावना दिवस मनाया जाना शुरू हुआ। इस दिवस का उद्देश्य सभी धर्मों, भाषाओं और क्षेत्रों के लोगों के बीच राष्ट्रीय एकत्रीकरण की भावना को जागृत करना और हिंसा के विचार को छोड़ते हुए लोगों के बीच सद्भावना को बढ़ावा देना है। इस दिवस को हम लोग समरसता दिवस या फिर राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस के तौर पे भी मनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर से आपसे दूसरे टाइप से क्वेश्चन ये ऐसा पूछा जा सकता है कि जो अक्षय ऊर्जा दिवस है ये कब मनाते हैं। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी डे हम लोग कब मनाते हैं।
तो आपको पता होना चाहिए 20 अगस्त को ये सद्भावना दिवस के ही जो है मतलब और नाम है, या फिर आपके अलग से अगर याद करना चाहें तो अलग से भी याद कर सकते हो। अक्षय ऊर्जा का मतलब क्या होता है? अक्षय ऊर्जा का मतलब ऐसी ऊर्जा जो कभी भी ख़त्म नहीं होती। जैसे कि अगर हम बात करते हैं सोलर एनर्जी की, तो सोलर एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो कभी ख़त्म नहीं होती, ठीक है। अब भाई सूरज ही नष्ट हो जाएगा तो बात अलग है, लेकिन वो जब तक सूरज रहेगा तब तक वो एनर्जी हमारे पास रहेगी, ठीक है। और वैसे भी अगर सूरज नष्ट हो गया तो हम भी तो नष्ट हो जाएंगे। दूसरा और कोई एग्जांपल अगर हम अक्षय ऊर्जा के लेकर लिखें तो जो ज्वार भाटा वाली जो एनर्जी होती है, ठीक है, जल ऊर्जा की अगर हम बात करें तो मतलब जब तक वो चीज़ें रहेंगी वो कंटिन्यू चलती रहेंगी, ठीक है। तो ये आप यहाँ से याद रख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है और इसी को समरसता दिवस या फिर राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस के तौर पे भी हम लोग मनाते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में जारी डिजिटल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? अभी रिसेंटली डिजिटल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2020 जारी हुआ है और इसमें भारत को 57वां स्थान मिला है, ठीक है। ओवरऑल 57वां स्थान मिला है भारत को, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना होगा। इस इंडेक्स में पहले स्थान पे डेनमार्क है और दूसरे स्थान पे स्वीडन है। इस इंडेक्स में कुल 85 देशों को शामिल किया गया है और इसी के आधार पे इनकी रैंकिंग जारी की गई है। ये जो पूरी आबादी है यानी कि 85 देशों में रहने वाली जो टोटल आबादी है, वो जो जितने भी नागरिक मतलब पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं उसका 81% जो है ये 85 देश ही कवर कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले जो 81% जो लोग हैं वो इन 85 देशों में ही रहते हैं जिनकी रैंकिंग जो है यहाँ पर जारी की गई है, ठीक है। तो अगर इंटरनेट के हिसाब से अगर आप देखें अच्छे इंटरनेट स्पीड, इंटरनेट कनेक्टिविटी और भी कई चीज़ें, तो उसमें डेनमार्क आपको पहले स्थान पे मिलेगा और दूसरे स्थान पे स्वीडन मिलेगा। इस लिहाज से भारत 57वें स्थान पे है इस इंडेक्स में। जैसे कि मैंने बताया कि टोटल 85 देशों को शामिल किया गया है और ये वैश्विक आबादी का 81% कवर करते हैं, ये टोटल 85 देश, ठीक है। इंडेक्स को ऑनलाइन प्राइवेसी सोल्यूशन प्रोवाइडर सार्क लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये आपको यहाँ से ध्यान होना चाहिए, सार्क लिमिटेड ने इसको लॉन्च किया है। इस सूचकांक को बेसिकली 5 मेन पॉइंट के आधार पे, मेन बेसिस पे जो है इसको जारी किया गया है। वो कौन कौन से पॉइंट हैं हमारे जिनके बेस पे ये पूरी रैंकिंग बनाई गई है? तो इसमें है इंटरनेट वहनीयता, यानी कि किस देश में इंटरनेट आप कह सकते हो कि सस्ता है या फिर इंटरनेट का इस्तेमाल लोग ज़्यादा करते हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है जिस देश में अगर इंटरनेट सस्ता होगा तो वहाँ पर इंटरनेट का इस्तेमाल ऑटोमेटिक लोग ज़्यादा करेंगे। अब इससे पहले भारत में इंटरनेट महंगा था तो लोग 256 GB में जो है 256 रुपये में 1 GB इंटरनेट पूरे महीने चलाते थे, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया, अब 1.5 GB पर डे मिलता है, जो बेसिक जो पैक रहते हैं उनकी मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद भी लोगों का जो है वो ख़त्म हो जाता है, यानी कि जब इंटरनेट सस्ता हुआ है तो लोग उसका इस्तेमाल ज़्यादा करने लगे। शायद आपको याद भी नहीं होगा कि जिस वक्त इंटरनेट महंगा था उस वक्त आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते भी होंगे या नहीं देखते होंगे। उस वक्त तक कोशिश करता था आदमी कि किसी तरीके से इंटरनेट बचा ले, ठीक है। तो यहाँ पर से ये ध्यान रखिएगा इंटरनेट की गुणवत्ता कैसी है, मतलब कि ये 5 आधार मैं बता रहा हूँ जिनके आधार पे रैंकिंग जारी की गई है, ठीक है। इंटरनेट की गुणवत्ता कैसी है, मतलब कि स्पीड कैसी है या फिर जो कनेक्टिविटी वगैरह है वो कैसी है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक बुनियादी ढांचा, ठीक है, जो बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए इंटरनेट के लिए वो कैसा है, ठीक है। तो मतलब आप इसके अंदर वही देख सकते हो कि इंटरनेट कनेक्टिविटी और से रिलेटेड जो मेन जो सुविधाएं हैं कि हर इलाके में इंटरनेट पहुंचे, उसके लिए सरकार की तरफ से क्या मतलब जो है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया जा रहा है नहीं दिया जा रहा है, उस हिसाब से भी इसमें रैंकिंग दी गई है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सरकार यानी कि ई गवर्नमेंट, जो हमारी जो गवर्नमेंट है वो कितना इलेक्ट्रॉनिक कितना मतलब जो है इंटरनेट का इस्तेमाल कर रही है। आपने देखा होगा कि पहले जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट बनवाते थे तो आपको ऑफलाइन बनवाना पड़ता था, लेकिन अब क्या हो गया, बहुत से डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो ऑनलाइन बन रहे हैं और सरकार कोशिश कर रही है। देखिए कोई भी चीज़ डायरेक्टली किसी भी सरकार के लिए डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, तो धीरे धीरे चीज़ें होती जाएंगी। तो आने वाले टाइम में बहुत से ऐसे काम होंगे जो हम लोग अभी तक ऑफलाइन करते थे वो ऑनलाइन हो जाएंगे। जैसे अब इंटरनेट की वजह से ही ये पॉसिबल हो पाया है कि लोग घर बैठे बैठे जो है अपना बैंक अकाउंट खोल देते हैं, ठीक है। घर बैठे बैठे जो है कोई गवर्नमेंट अगर उनको डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो बनवा सकते हैं, तो ये एक चीज़ है इसमें। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा कैसी है, यानी कि जो हम इंटरनेट का इस्तेमाल वगैरह कर रहे हैं इसमें क्या हमारा जो डेटा है वो सेफ़ है, ठीक है।
तो इसके आधार पे भी जो है इसमें पॉइंट दिए गए हैं। तो अगर हम टोटल देखते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर भारत की बात करेंगे, भारत से ही एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बन के आएगा, और अगर पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछा जाएगा कि पहले स्थान पे कौन है या फिर दूसरे स्थान पे कौन है, कुछ इस तरीके का पूछ सकता है। ठीक है, तो भारत में इंटरनेट वहनीयता के हिसाब से देखें, या फिर कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि भारत में जो इंटरनेट का इस्तेमाल है उस हिसाब से अगर देखें तो भारत 9वें स्थान पे है। ठीक है, यानी कि रैंकिंग यहाँ पर अच्छी है अगर हम इंटरनेट वहनीयता के हिसाब से देखें तो। यहाँ पर इंटरनेट सस्ता है और लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट का। इंटरनेट की गुणवत्ता के आधार पर 78वीं रैंक है, जो कि बिल्कुल सही भी आप लोग को लगती होगी, क्योंकि आप अगर कहीं गांव से हैं या फिर इवन शहर से भी हैं तो भी आपने देखा होगा कई जगह पर तो ऐसा होता है जहाँ पर इंटरनेट बिल्कुल चलता ही नहीं है। तो उस हिसाब से देखा जाए कि इंटरनेट की गुणवत्ता मतलब अच्छी नहीं है हमारे देश में। 78वीं रैंकिंग हमको मिली है। ठीक है, टोटल 85 देशों के हिसाब से देखते हैं तो। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक बुनियादी ढांचे की अगर हम बात करते हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो 79वीं रैंकिंग हमको मिली है। ठीक है, 85 में से। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक जो ई गवर्नमेंट्स है उसके हिसाब से देखें तो 15वीं रैंकिंग इंडिया को मिली है। और इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा यानी कि जो हम ऑनलाइन जो हमारी जो सुरक्षा है उसके हिसाब से देखें तो भारत को 57वीं रैंक मिली है। तो अगर आप देखेंगे कि दो चीज़ों में तो चलिए रैंक ठीक ठाक मान सकते हैं, लेकिन जो और जो चीज़ें हैं उनके हिसाब से भारत की जो रैंकिंग है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, यहाँ पर दो ये और ये भारत की रैंकिंग सही है, बाकी ये आप देखेंगे तो यहाँ पर कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, तो ये आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। हाँ, ये जो जितने पॉइंट मैंने बताए हैं आपको याद रखने पड़ेंगे ये चीज़, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किस देश ने भारत में कोरमो ऐप लॉन्च किया है। कोरमो ऐप अभी रिसेंटली गूगल ने लॉन्च किया है भारत में। ठीक है, ये जो ऐप है इसको 2018 में बांग्लादेश में लॉन्च किया था गूगल ने। उसके बाद फिर इसको 2019 में इंडोनेशिया में लॉन्च किया गया और अब इसको भारत में भी लॉन्च कर दिया गया है। कोरमो जॉब्स नाम का ये ऐप है, आप चाहें तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सी नौकरियों की जो है मतलब जिस तरह से सरकारी नौकरी और भी कई ऐप है ना जो आपको नौकरी के बारे में बताते हैं, तो वो सब जो है इसी ऐप में आपको मिल जाएगा। किसी को नौकरी की ज़रूरत है तो वो इस पे जाके सर्च कर सकता है। इसके अलावा आप इस प्लेटफॉर्म पे अपना जो CV है वो भी तैयार कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये कोरमो ऐप जो है ये गूगल का ऐप है। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस शहर में पोस्ट कोविड-19 फॉलो अप क्लिनिक शुरू किया गया है। अभी रिसेंटली किस शहर में पोस्ट कोविड-19 फॉलो अप क्लिनिक शुरू किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन C वाला है, यानी कि चेन्नई में। अभी रिसेंटली चेन्नई में पोस्ट कोविड-19 फॉलो अप क्लिनिक शुरू किया गया है। इस जो ये क्लिनिक है या फिर ये कार्यक्रम जो आपका तमिलनाडु सरकार ने जारी लॉन्च किया है, ये तमिलनाडु सरकार का ये कहना है कि ये देश में अपनी तरह का पहला जो है कार्यक्रम है हमारा। तो इसमें लोग क्या करेंगे कि जिन लोगों को कोविड-19 से जो लोग सही हो चुके हैं उनके वो अगर लोग चाहें, ठीक है, वो लोग चाहें तो वो अपनी जांच करवा सकते हैं। कई बार क्या होता है कि जो लोग कोविड-19 के मरीज होते हैं वो ठीक तो हो जाते हैं, लेकिन वो मान लीजिए जिस वक्त उनको कोविड था तो उस वक्त उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और भी कई दिक्कतें हो रही थी। तो उस कंडीशन में हो सकता है कि उनको कोई और बीमारी भी लग सकती है उस दरमियान जब उनको कोविड हुआ था। तो कोई बीमारी लगी तो नहीं है, क्या उनको कोई दूसरी बीमारी हो चुकी है, तो इन सब चीज़ों के बारे में वो अपनी जो है मतलब जब वो सही हो जाएंगे तो उसके बाद वो अपनी जांच करवा सकते हैं। आई थिंक 1 महीने का टाइम इन्होंने दिया है कि 1 महीने बाद आप लोग अपनी जांच करवा सकते हो इस कार्यक्रम के तहत। जो लोग भी रजिस्टर्ड करेंगे इस कार्यक्रम के अंतर्गत वो लोग जो है अपनी जाँच करवा पाएंगे। ठीक है, तो ये आप यहाँ से ध्यान रखिएगा, चेन्नई में इसको लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विश्व मच्छर दिवस कब मनाते हैं। सो विश्व मच्छर दिवस हर साल 20 अगस्त को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन C वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। यह दिन उन लोगों को मच्छरों से होने वाली बीमारियों और उनसे कैसे बचा जाए इसके बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। मच्छरों से बहुत सी बीमारियाँ फैलती हैं, आपने देखा होगा, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, और भी कई बीमारियाँ हैं जो मच्छरों की वजह से फैलते हैं। 1987 में एक ब्रिटिश डॉक्टर थे रोनाल्ड रोन्स, इन्होंने मच्छर और उस वक्त की जो सबसे ख़तरनाक बीमारी थी मलेरिया, उसके बीच में एक लिंक देखा था। आपको पता होगा कि जो मलेरिया है वो मादा मच्छर के काटने की वजह से फैलता है। तो ये सबसे पहले जो बताया था, मतलब कि मादा मच्छर के काटने से मलेरिया फैलता है, ये सबसे पहले रोनाल्ड रोन्स ने ही बताया था। ठीक है,
तो इन्होंने जो है इनके सम्मान में भी ये दिवस मनाया जाता है, विश्व मच्छर दिवस। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम विश्व मलेरिया दिवस की बात करते हैं तो विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है और ये दोनों ही अलग अलग हैं, आप देख पाएंगे, तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। 20 अगस्त को मच्छर दिवस मनाया जाता है और 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। 2020 के लिए विश्व मलेरिया दिवस की थीम रखी गई थी, जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। तो यहाँ पर से ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है और ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां है कि अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने प्रदेश की सरकारी नौकरी केवल राज्य के बच्चों को ही देने का फैसला किया है। अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश सरकार ने एक फ़ैसला किया है, बेसिकली इन्होंने एक घोषणा की है जिसमें इन्होंने कहा है कि हम अपने जो सरकारी नौकरियां हैं वो राज्य के जो स्थायी लोग होंगे उनको ही देंगे। हालांकि इसके लिए इनको कानूनी प्रावधान जो है कुछ करने पड़ेंगे और हो सकता है कि आने वाले टाइम में, क्योंकि ऐसे बहुत से राज्यों ने किया है जहाँ पर कि सरकारी नौकरी जो है वहाँ के लोगों को वरीयता दी जाती है, स्थायी नागरिकों को। उत्तराखंड भी उसमें से एक है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने ये फैसला किया है, तो आने वाले टाइम में देखिए इसमें क्या होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और यही जो है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी है वर्तमान में। प्रमुख आकर्षण केंद्रों की बात करते हैं तो याद रखिएगा कि कई बार पूछा जाता है कि सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यानों वाला राज्य कौन सा है, तो आपको ध्यान होना चाहिए मध्य प्रदेश है। ठीक है, वर्तमान में टोटल 11 जो है राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में। कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, ये सभी जो है आपको मध्य प्रदेश में ही मिलेंगे। चलिए यहाँ पर से अगर आप देखेंगे तो मैप के बीचों बीच में आप देख रहे हैं ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो महाराष्ट्र के साथ लगी हुई है, इसी तरीके से गुजरात के साथ लगती है, राजस्थान के साथ लगी हुई है मध्य प्रदेश की सीमा, उत्तर प्रदेश से लगती है और छत्तीसगढ़ से भी लगी हुई है। भारत का दिल बोला जाता है मध्य प्रदेश को क्योंकि ये भारत के सेंटर में स्थित है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां है कि अगस्त 2020 में किस देश की पूर्व टेनिस स्टार एंजेला बक्सटन का निधन हो गया। एंजेला बक्सटन ये फेमस टेनिस स्टार थी ब्रिटेन की और इनका भी रिसेंटली निधन हो गया है। याद रखिएगा 85 वर्ष की आयु में इनका भी रिसेंटली निधन हुआ है। तो आप जब पूछा जाएगा एग्जाम में डायरेक्टली यही पूछा जा सकता है कि एंजेला बक्सटन का संबंध कौन से खेल से है या फिर ये कौन से देश से है। तो आपको ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। इससे पहले आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था कि एलेना बाल्चा का भी निधन हो गया था 30 साल की आयु में कैंसर के कारण। ये भी जो है ब्रिटेन की टेनिस खिलाड़ी थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किसने डोमिनिकन रिपब्लिक के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। अभी रिसेंटली डोमिनिकन रिपब्लिक के नए राष्ट्रपति बने हैं लुइस एबिनेडर। तो ऑप्शन ए वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है, ये आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। ये 54वें राष्ट्रपति हैं डोमिनिकन रिपब्लिक के। राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने डोमिनिकन लिबरेशन पार्टी के डैनिलो मदीना का स्थान लिया है। अगर हम बात करते हैं डोमिनिकन रिपब्लिक की तो इसकी राजधानी है सेंट डोमिंगो और यहाँ की जो मुद्रा है वो है डोमिनिकन पीसो। ठीक है, अगर मैं आपको डोमिनिकन रिपब्लिक ले चलूँ, क्योंकि आप में से कई लोगों ने तो इसका नाम पहली बार सुना होगा, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, तो हम यहाँ से देखेंगे तो अगर आप ये देखेंगे तो ये है डोमिनिकन रिपब्लिक। ठीक है, यहाँ पर से ये आपको दिखेगा। ठीक है, ये उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में पड़ता है, तो यहीं पर स्थित है डोमिनिकन रिपब्लिक और यहीं के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं लुइस एबिनेडर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां है हमारा कि अगस्त 2020 में किस देश ने राष्ट्रीय सुरक्षा में खतरे के कारण आईकी और टेंसेंट नामक चीनी ऐप को बैन कर दिया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि ताइवान। अभी रिसेंटली ताइवान ने 2 चीनी ऐपों को बैन कर दिया है। ये ऐप वैसे ही ऐप हैं जैसे आप देखते होंगे नेटफ्लिक्स या फिर अमेज़ॉन प्राइम या फिर जो हमारे MX प्लेयर है। ठीक है, MX प्लेयर पे भी अब ये सुविधा आ गई ना कि आप ऑनलाइन जो वीडियो है वो देख पाओगे। तो ये भी जो है ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीम करने वाली 2 ऐप हैं। तो इनको जो है ताइवान ने बोला है कि ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा में खतरा है, जिसकी वजह से इसको जो है बैन कर दिया है। ठीक है, ताइवान की राजधानी ताइपे है, मुद्रा यहाँ की नई ताइवान डॉलर है और राष्ट्रपति हैं साई इंग वेन। ओके, चलिए इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11वें की अगस्त 2020 में किस राज्य ने सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स में छूट देने की घोषणा की है।
इसका सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, यानी कि महाराष्ट्र सरकार ने। अभी रिसेंटली महाराष्ट्र सरकार ने सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स में छूट देने की घोषणा की है। अभी तक महाराष्ट्र में रक्षा वीरता पुरस्कार पाने वाले सैनिकों या फिर उनके आश्रितों को ही ये छूट दी जाती थी, लेकिन अब छूट के दायरे में वो सभी लोग आएंगे जो कि या तो सेना में हैं या फिर सेना से रिटायर हो चुके हैं। उनको अब ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है कि अगस्त 2020 में एशियाई विकास बैंक ने भारत में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम निर्माण के लिए कितने ऋण राशि मंजूर की है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि सी वाला है, यानी कि $1 बिलियन। अभी रिसेंटली एशियाई विकास बैंक ने भारत में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम निर्माण के लिए $1 बिलियन की ऋण राशि मंजूर की है। एशियाई विकास बैंक ने ये जो ऋण दिया है, इसकी वजह से दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड रेल प्रोजेक्ट को रफ्तार मिलेगी। बेसिकली ये जो आपका ये ट्रांजिट सिस्टम है, इसके द्वारा जो दिल्ली और मेरठ वगैरह हैं, इनके बीच में जो कनेक्टिविटी की जो सुविधा है वो मतलब तेज़ी से कि जल्द से जल्द एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा जा सके। तो ये दोनों शहरों को जो है जोड़ने का काम इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया जा रहा है। तो ये आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। इस परियोजना को ये जो ऋण है ये 4 अलग अलग चरणों में दिया जाएगा। अगस्त 2020 से मई 2025 तक जो है ये अलग अलग किस्तों में भारत को $1 बिलियन दिए जाएंगे एशियाई विकास बैंक की तरफ से। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी और इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में स्थित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है कि अगस्त 2020 में मुथूट फाइनेंस ने गोल्ड लोन के लिए 1 लाख रुपए तक का कोविड-19 इंश्योरेंस कवर प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी वाला, यानी कि कोटक महिंद्रा बैंक। अभी रिसेंटली मुथूट फाइनेंस ने कोटक महिंद्रा बैंक के साथ कोटक जनरल इंश्योरेंस के साथ एक समझौता किया है। कोटक जनरल इंश्योरेंस होगा यहाँ पर, ठीक है, मैंने बैंक बोल दिया था। तो याद रखिएगा कि मुथूट फाइनेंस ने गोल्ड लोन के लिए जो है 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर देने की घोषणा की है। तो जो लोग भी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हैं उनको कोटक जनरल इंश्योरेंस का जो आपका 1 लाख रुपए तक का जो कोविड-19 इंश्योरेंस कवर है वो प्रदान हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रख सकते हैं इस चीज़ को, यानी कि अगर आप मुथूट फाइनेंस में सोना गिरवी रख के अगर आप लोन ले रहे हो तो आपको उसके साथ जो है 1 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस भी मिल जाएगा। इसका नाम जो ये इन लोगों ने जो ये आपका जो लोन सुविधा जारी की है, इसका नाम होगा मुथूट फाइनेंस आयुष गोल्ड लोन, ठीक है। तो इसी के अंतर्गत आपको ये 1 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस भी दिया जाएगा। मुथूट फाइनेंस की स्थापना 1939 में हुई थी। इसका मुख्यालय कोची केरल में स्थित है। अध्यक्ष हैं इसके MG जॉर्ज मुथूट और MD और CEO हैं जॉर्ज अलेक्जेंडर मुथूट। इसी तरीके से अगर हम कोटक महिंद्रा बैंक की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। CEO और MD हैं इसके महेश बालासुब्रमण्यम। इसी तरीके से जो कंपनी की जो टैगलाइन है, बैंक की जो टैगलाइन है वो है लेट्स मेक मनी सिंपल, ठीक है। तो हमसे एग्जाम में पूछा जाता है टैगलाइन भी, तो आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है कि अगस्त 2020 में किस बैंक के द्वारा लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी सुविधा लॉन्च की गई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है कि अगस्त 2020 में किस बैंक के द्वारा लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी सुविधा लॉन्च की गई है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि यस बैंक। अभी रिसेंटली यस बैंक ने लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज सुविधा शुरू की है। इस सुविधा के द्वारा यस बैंक के ग्राहक बिना बैंक जाए नेट बैंकिंग के जरिए लोन अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग इससे लोन लेंगे उनको अपना जो म्यूचुअल फंड है, अगर वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उनको यस बैंक के पास अपना म्यूचुअल फंड गिरवी रखना पड़ेगा, ठीक है, तब ये लोन मिलेगा आपको। यस बैंक की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है। MD और CEO हैं इसके प्रशांत कुमार और टैगलाइन है यस बैंक की एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़। तो ये आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। जो मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं, 4 के 4 एग्जाम में पूछे जाते हैं। मुख्यालय भी पूछा जाता है, स्थापना कब हुई थी ये भी पूछा जाता है, MD और CEO, साथ में टैगलाइन भी पूछी जाती है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 15 है कि 20 अगस्त 2020 को किस राज्य में इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ किया गया। इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ आज किया गया है राजस्थान में, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर सही है। ठीक है, 20 अगस्त को जो है इस योजना की यहाँ पर शुरुआत की गई है। हालांकि मैंने इस योजना के बारे में आपको पहले ही बता दिया था जब इस योजना की घोषणा की गई थी, लेकिन ये क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने सोचा कि एक बार फिर से इसके बारे में चर्चा करते हैं। इस योजना के अंतर्गत 8 रुपये में आपको पौष्टिक भोजन जो है उपलब्ध करवाया जाएगा। अभी तक फ़िलहाल में इसको शहरी क्षेत्रों के लिए लॉन्च किया गया है और अगर इसे ये सफल रहता है तो हो सकता है इसको ग्रामीण इलाकों के लिए भी लॉन्च किया जाएगा। इस योजना पर सालाना 100 करोड़ रुपए खर्च आने का अनुमान है। एक थाली पर जो खर्च आएगा, यानी कि खाना जो एक थाली जो खाना होगा, ठीक है, जिसमें कि रोटी, दाल और सब्जी शामिल है, उसमें 20 रुपये खर्च आएगा और 20 रुपये में से जो 12 रुपये है वो मतलब राज्य सरकार देगी सब्सिडी के तौर पे, आप कह सकते हो। आपको मात्र 8 रुपये देना होगा खाने का, ठीक है, और इसके लिए कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं रखी गई है। आप जाइए 8 रुपये दीजिए और खाना खाइए। राजस्थान की अगर बात करते हैं तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। रणथंभौर नेशनल पार्क आपको राजस्थान में मिलेगा, सरिस्का नेशनल पार्क आपको राजस्थान में मिलेगा, कैला देवी वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी आपको राजस्थान में ही मिलेगा और एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं आपके लिए दोस्तों कल के प्रश्न की। आप में से काफ़ी लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही दिया था और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी वीडियो पूरा देखते हैं वो लोग कम से कम आंसर ज़रूर करा करिए जो भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। मैंने आपसे पूछा था कि भारत कॉटन एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए किस देश में कॉटन वेयर हाउस स्थापित करेगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला था, यानी कि वियतनाम में। ठीक है, भारत सरकार ने फैसला किया है कि जो कॉटन एक्सपोर्ट है उसको बढ़ावा देने के लिए वियतनाम में एक वेयर हाउस स्थापित किया जाएगा, तो ऑप्शन बी वाला सही था। अब बात करते हैं आपके लिए आज के प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपके लिए आज का प्रश्न है कि अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किसने चौथी बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो बताइए मुझे श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन बने हैं अभी रिसेंटली। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। अगर आपको कोई चीज़ इसमें समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।